हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो बस मैं भी लाई हूँ कुछ जीव विज्ञान की फैक्ट जो कि हम युक्ति पब्लिकेशन से कंप्लीट करने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस, पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, जो कि हम युक्ति पब्लिकेशन से पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट है हमारी, जिसका नाम है पादप जगत का वर्गीकरण। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है लिनियस को। किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई है? तो कार्लस लिनियस के द्वारा दी गई है। तो लिनियस को ही द्विनाम पद्धति का पितामह कहा जाता है, वर्गीकी का पितामह भी कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है लिनियस की, कार्लस लिनियस की बुक है सिस्टेमा नेचुरी। पुष्पीय पादपों को किस में रखा जाता है? जो पुष्पीय पौधे हैं, फूल देते हैं, जिन पादपों में, वृक्षों में क्या होते हैं? फूल होते हैं, उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है फेनरोगेम्स में। किस में रखा जाता है? फेनरोगेम्स में रखा जाता है। देखो, आप अपने फेवरेट एक्टर से मिलने जा रहे हो तो आप क्या लेकर जाओगे? फूल लेकर जाओगे। तो पुष्प कौन लेकर आता है? फैन लेकर आता है। तो फेनोगेम्स में रखे गए हैं पुष्पीय पौधे। आप पुष्पीय पौधों को किस में रखा गया है? जिसमें भैया पुष्प नहीं होते तो क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, मतलब जो फूल नहीं दिखते वो कैसे होते? करप टाइप के होते हैं, तो क्रिप्टोगेम्स अपुष्पीय पौधों को रखा गया है और पुष्पीय पौधों को रखा गया है फेनोगेम्स में। वर्गीकी का आधार की इकाई क्या है? तो मतलब हमने वर्गीकरण कैसे किया है, क्या इकाई मानी है, उसकी आधार इकाई क्या है? तो स्पीसीज को वर्गीकरण की आधारीय इकाई मानी है। हाइड्रोफाइटा क्या कहे जाते हैं? तो हाइड्रोफाइटा हमारे जलीय पौधे होते हैं, वो हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं हमारे जलीय पौधे जो कि जल में रहते हैं। द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? तो द्विनाम पद्धति में हमारे वंश और जाति लिया गया है। क्या लिया गया है? वंश और जाति, द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति किसने दी थी? लिनियस के द्वारा दी गई थी। इन्हें वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब एक ऐसा वृक्ष जिसमें फूल नहीं आते लेकिन फल आता है, तो वो होते हैं हमारे अनावृत बीजी। क्या होते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सबसे पहले की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि जो जीवाणु है उनको पौधा माना गया है क्योंकि इसमें ठोस कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इसको पौधा माना गया है। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो जो जीवाणु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में उपस्थित नहीं होता और इसे पौधा माना जाता है। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। पौधा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति कठोर पाई जाती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो ये छड़ी रूपी होते हैं या फिर विलीस के रूप में पाए जाते हैं। तो जीवाणु कैसे होते हैं? छड़ रूपी होते हैं साधारणतः। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीवाणु, ऐसे बैक्टीरिया जो कि बहुत छोटे से होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गोलाणु कहा जाता है या फिर कोकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकी कहा जाता है या फिर गोलाणु कहा जाता है। छोटा सा, मतलब कोई वस्तु है, पदार्थ है, द्रव है, वह अपने बहुत कम आकार करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। तो गोलाणु जीवाणु का सबसे छोटा आकार है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक गोल जीवाणु को कहा जाता है कोकस। क्या कहा जाता है? कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? मतलब पूरा स्पाइनल में घूम रहा है, गोल गोल सर्पिल आकार में है, उसको क्या कहा जाता है? स्पाइरलम। क्या कहा जाता है? स्पाइरिलम जीवाणु कहा जाता है। स्पाइरिलम जीवाणु कहा जाता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? मतलब केंद्रक किसमें नहीं होता? वास्तविक तो अनुपस्थित होता है जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं थी और केंद्र, वास्तविक केंद्रक भी नहीं पाया जाता। कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु, छोटी सी जगह में बहुत सारे हो जाते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय होता है वर्णिक लवण। तो यदि हमारा कोई बैक्टीरिया है, यदि वह प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उसमें क्या होंगे? वर्णकी लवण होंगे। पाश्चर क्यों प्रसिद्ध थे? तो जो पाश्चर हैं उन्होंने रोगों की जर्म थ्योरी को दिया था। तो पाश्चर ने क्या दिया था? रोगों की जर्म थ्योरी को दिया था। किसने? पाश्चर ने। और लुईस पाश्चर हैं ये। तो हमारी जो पाश्चराइजेशन प्रोसेस है वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई है।
जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। कुछ जीवाणु ऐसे पाए जाते हैं, हर जीवाणु तो हानिकारक नहीं होता, कुछ बहुत फायदेमंद होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल में इतनी सारी नाइट्रोजन पाई जाती हैं, मिट्टी के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन मिट्टी के अंदर जो पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन नहीं ले पाते जो वायुमंडल में पाई जाती है, तो उसको चेंज करने के लिए एक जीवाणु काम में आता है जो क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाता है। मूल ग्रंथिका या फिर रूट नूडल्स किसमें पाए जाते हैं? तो जो हमारे मूल ग्रंथिकाएं हैं वो कुछ लेग्यूमिनस पौधों में, जो कि कुछ अन्य पौधों में ही पाए जाते हैं। तो मूल ग्रंथिकाएं किसमें पाई जाती हैं? लेग्यूमिनस पौधों में पाई जाती हैं और कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्यों? तो आपने देखा होगा हमारी मम्मी वगैरह अचार रखती थी, मम्मी भाभी लोग अचार रखती हैं, तो क्या होता है उसमें ज़्यादा नमक डाल देती हैं, क्यों? क्योंकि वो ख़राब नहीं होता। क्यों ख़राब नहीं होता? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वह मर जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, बस जो नमक है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अचार में, तो उस जो जीवाणु है उसका जीव द्रव कुंचित हो जाता है जिससे कि वह मर जाता है। तपेदिक या फिर टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम क्या है? तो टीबी को क्या कहा जाता है? ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और जो जिसके कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? माइकोबैक्टीरियम कहा जाता है। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? जो हमारा भोजन होता है वह खराब हो जाता है, तो वह किसके कारण होता है? तो क्लॉस्ट्रीडियम बिटूलिनम के द्वारा हमारा भोजन खराब हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली जो पौधे होते हैं वह हमारे नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए आवश्यक होते हैं। देखो, भोजन की विषाक्तता किससे आ जाती है? हमारी मम्मी क्लास लगा देती है, यदि हमारा लंच का खाना खराब हो जाता है तो क्या कर देती है? क्लास लगा देते हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम बिटूलिनम के द्वारा हमारा खाना खराब हो जाता है। क्लॉस्ट्रीडियम बिटूलिनम के कारण हमारा खाना खराब हो जाता है, हमारी मम्मी क्लास लगा देती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो जो हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वो काम क्या करता है? तो वह ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। हमारे शरीर में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ के यहाँ वहाँ घुमाता है, लेकिन ये पौधों में पाया जाने वाला जो लैग हीमोग्लोबिन है वह क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है और यह ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक या जो टीबी होती है वह बैक्टीरिया के कारण होती है और माइकोबैक्टीरियम के कारण यह होती है। अब आते हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक। अलग अलग वनस्पति विज्ञान है, उनकी अलग अलग जनक हैं। पहले आते हैं बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया है उसकी अलग अलग फेज की खोज की है, तो टवाटर डी हेलर के द्वारा की गई थी। टवाटर डी हेलर के द्वारा बैक्टीरियोफेज की खोज की गई थी। तो बैक्टीरिया की अलग अलग फेज को गई है, तो कैसे टारते हैं, तो टवाटर डी हेलर के द्वारा की गई है। वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी के पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं जीजे मेंडल। अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं जीजे मेंडल। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कहा जाता है वॉन वेयर। वॉन वेयर को कहा जाता है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता। पादप रोग विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं एजे बटलर। एजे बटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स कहे जाते हैं पादप क्रिया विज्ञान के पितामह। व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किसके द्वारा दी गई है? तो व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति दी गई है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। किसने दी है? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दी गई है। सर्जनिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो सर्जनिकी का पिता कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। फ्रांसिस गाल्टन को। सूक्ष्म जीविकी के पिता किन्हें कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीविकी के पिता कहे जाते हैं लुईस पाश्चर जी। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र या फिर हमारा इम्यून सिस्टम के विज्ञान के पिता कहे जाते हैं एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र के पिता कहे जाते हैं थियोफेस्टस। वनस्पति शास्त्र के पिता कहे जाते हैं थियोफेस्टस को।
इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? तो इकोसिस्टम शब्द के जनक माने जाते हैं ट्रांसले। ट्रांसले को कहा जाता है इकोसिस्टम शब्द का जनक। सर्वप्रथम वायरस या विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोविस्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। वायरस क्या माने जाते हैं? तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है। सजीव और निर्जीव के बीच में एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है हमारा विषाणु। किसमें एंजाइम नहीं होते? तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? तो टीएमवी शब्द संबंधित है हमारे विषाणु से। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी। विषाणु किसकी वृद्धि करता है? तो जो विषाणु है वह जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। किसमें करता है? जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यह क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, मतलब इनको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है विषाणु को। विषाणु क्या होते हैं? तो विषाणु एक न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन होते हैं। तो विषाणु एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। सार्स CARS क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा हमारे विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग है जो कि विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है हमें चेचक रोग। और चेचक का टीका किसने खोजा था? तो चेचक का टीका खोजा था हमारे एडवर्ड जेनर के द्वारा। वैक्सीन। जीवाणुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो फुट एंड माउथ रोग पशुओं में होता है और ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। आलू में मोज़ेक रोग हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो आलू में जो मोज़ेक रोग होता है वह होता है विषाणु के कारण। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो कि शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, मतलब शैवालों के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जो कवक होता है उसकी जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन की बनी होती है। जबकि शैवालों की किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। हाइड्रा का स्त्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा का स्त्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला। यूक्लोरेला हमारे हाइड्रा का एक स्त्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल है? तो यूक्लोरेला। यूक्लोरेला तो हमारे हाइड्रा है, उनमें एक सहजीवी शैवाल मिलता है ना। उनकी स्त्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो उनके साथ ही रहता है। तो काला काला सा यूक्लोरेला। यूक्लोरेला। सारगेसो सागर का नाम किस कारण से पड़ा है? जो हमारा सारगेसो सागर है उसका नाम सारगेसो क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर सारगेसो नामक शैवाल पाए जाते हैं। सारगेसो नामक शैवाल पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? सारगेसो सागर रखा गया है। गलगट रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज भी हो सकता है। इसमें प्रचुर मात्रा होती है। तो जो हमारा गलगट रोग होता है ये मतलब हमारा घेंगा समझ लो, है ना, घेंगा होता है। यह किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी हो जाती है। और आयोडीन हमारे जो खरपतवार होते हैं समुद्री, उनसे बहुत ज़्यादा पाया जाता है उनमें, तो उनसे हमें प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो हमारे लिमनेरिया से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। तो लिमनेरिया से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है, जो कि एक शैवाल है। कैल्प किससे प्राप्त होते हैं? तो कैल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होते हैं। समुद्री शैवाल से हमें क्या प्राप्त होते हैं? कैल्प प्राप्त होते हैं। किसी एक स्वपोषी का नाम बताइए। तो स्वपोषी क्या होता है? शैवाल होता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो चावल की फसल पानी में होती है और उसके लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है नीले हरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसकी आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए हम एक शैवाल लेकर जाते हैं, जो कि एक कोशिकीय शैवाल होता है, जिसका नाम है क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला। और यूक्लोरेला हाइड्रा का एक सह शैवाल है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो लाल सागर में लाल रंग के शैवाल पाए जाते हैं। अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर हमें प्राप्त होता है शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है।
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है माइक्रोलॉजी में। किसमें किया जाता है? माइक्रोलॉजी में किया जाता है। जबकि जो हमारी सवाल थे उनका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। कवक का अध्ययन माइक्रोलॉजी में। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की या फिर हेमीसेल्यूलोज की। काइटिन की या फिर हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। कवक द्वारा रिजर्व या फिर संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो भोज्य पदार्थ को किस रूप में रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। कवक रिजर्व या संचित फूड को कैसे रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। पादप जगत को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है थैलोफाइटा, दूसरा बायोफाइटा और तीसरा है ट्रैक्योफाइटा। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है बायोफाइटा और तीसरा है ट्रैक्योफाइटा। फिर ट्रैक्योफाइटा को 3 भागों में बांटा जाता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में 2 भागों में होते हैं, मोनोकार्टिलेडोनस और होता है डाइकार्टिलेडोनस। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? तो सभी कवक होते हैं एक विविधपोषी। क्या होते हैं? एक विविधपोषी होते हैं। माइक्रोराइजा सहजीवी संबंध किस में होता है? तो माइक्रोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवक और उच्च पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो कवक और उच्च पौधों की जड़ों में पाया जाता है माइक्रोराइजा सहजीवी। अब आते हैं रोग और उन जिनके कारण वह होता है। जीवाणु का नाम हैजा। हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कॉलेरे के कारण होता है। विब्रियो कॉलेरे के कारण होता है हैजा। डिप्थीरिया यह होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है डिप्थीरिया। सुजॉक सुजॉक होता है हमारा गोनोरिया। गोनोरिया सुजाक कहा जाता है और यह होता है गोनोकोकस गोनोराही। गोनोकोकस गोनोराही के कारण होता है सुजाक या फिर गोनोरिया। कोढ़ या कुष्ठ रोग लेप्रोसी किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्टी के कारण होता है लेप्रोसी। निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी के कारण। डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है निमोनिया। प्लेग होता है बैसिलस पेस्टिसस के कारण। बैसिलस पेस्टिसस के कारण होता है प्लेग रोग। सिफिलिस किसके कारण होता है? तो सिफिलिस होता है ट्रेप्नोमा पैलिडियम के कारण। ट्रेप्नोमा पैलिडियम के कारण होता है सिफिलिस रोग। ट्रेप्नोमा पैलिडियम। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड। तपेदिक या फिर ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी होती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी होती है। टिटनिस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण होती है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण होता है टिटनिस रोग। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण होता है टिटनिस रोग। काला खांसी हेमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण होती है काला खांसी। काला खांसी किसके कारण होती है? हेमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण होती है। तो चलिए हम इन रोगों को फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। हैजा किसके कारण होता है? तो विब्रियो कॉलेरे के कारण होता है। डिप्थीरिया कोनेरी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। सुजाक या फिर जिसको गोनोरिया कहा जाता है यह गोनोकोकस गोनोराही के कारण होता है। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्टी के कारण। निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी के कारण। डिप्लोकोकस निमोनी के कारण। प्लेग होता है बैसिलस पेस्टिसस के कारण। बैसिलस पेस्टिलस के कारण होता है प्लेग रोग। सिफिलिस रोग होता है हमारा ट्रेप्नोमा पैलिडम के कारण। ट्रेप्नोमा पैलिडम के कारण होता है सिफिलिस रोग। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। तपेदिक या फिर ट्यूबरक्लोसिस होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। टिटनिस होता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण। काली खांसी किसके कारण होती है? तो हेमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण काली खांसी होती है। तो हेमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण होती है काली खांसी। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक कहलाता है कार्टिकोकस। क्या कहा जाता है? कार्टिकोकस कहलाता है। मतलब कोटी मतलब कोट कर देता है तो कार्टिकोकस कहा जाता है वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो गोबर के ऊपर उगने वाले कवक को कहा जाता है क्रोफिलस। क्या कहा जाता है? क्रोपोफिलस। क्या कहा जाता है?
क्रोपोफिलस कहा जाता है। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है हमारे कवक में। आलू का लेड वाइट किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आलू का लेड वाइट उत्पन्न होता है फाइटोप्थोरा इन्फेंटस के कारण। फाइटोप्थोरा इन्फेंटस के कारण आलू का लेड वाइट रोग उत्पन्न होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो ऐसा कवक जो कि डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है सेक्रोमाइसीज सेरेविसी। सेक्रोमाइसीज सेरेविसी कहा जाता है। पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम एक कवक है। क्या है? एक कवक है पेनिसिलियम। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अखरोट किससे प्राप्त होता है? तो अखरोट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स के कारण। क्लेविसेप्स के कारण हमें अखरोट प्राप्त होता है। अखरोट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स के कारण। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन हमें किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियम काइसोजेनम से। पेनिसिलियम काइसोजेनम से हमें औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त होता है। जब गुथे हुए गेहूं के आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त बनती है। तो क्यों बनती है? तो क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रोटी को स्पंजी बना देती है। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट में जो कायिक जनन है वह मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है ईस्ट में कायिक जनन। कौन सा खाने योग्य कवक होता है? तो खाने योग्य कवक का नाम है एग्रिकस। क्या है? एग्रिकस। एग्रिकस। LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD हमें कवक से प्राप्त होता है। LSD हमें कवक से प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न की जाती है? तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी उत्पन्न की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त की जाती है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक किया था वॉक्सनैन ने। वॉक्सनैन के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन को अलग किया गया था और एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी उत्पन्न किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को वॉक्सनैन ने पृथक किया था। टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में होता है टिक्का रोग। गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है किसके कारण? तो कवक के कारण गन्ने में लाल सड़न रोग हो जाता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? तो सामान्य खाद्य छत्रक होते हैं कसाकस ठसासट भरे हुए कवक जाल। तो कवक से बनता है हमारा मशरूम जो कि एक खाद्य छत्रक होता है। मशरूम क्या होते हैं? तो कवक होते हैं। प्रथम वियुक्त प्रतिजीविकी कौन सा है? तो प्रथम वियुक्त प्रतिजीविकी का नाम है पेनिसिलिन। मतलब सबसे पहले प्रतिजीविक बनाई गई कौन सी दवाई है? तो पेनिसिलिन है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो जो एथलीट फुट नामक बीमारी है वह कवक के कारण होती है। कौन सा कवक? एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो मतलब एक कवक है, एक उच्च पादप है, उनकी जड़ों के बीच में कार्यात्मक संबंध को कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा कवक और उच्च पादप की जड़ों में एक उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। एफ्लाटोसिन क्या है? तो एफ्लाटोसिन एक कवक के द्वारा उत्पन्न विष है। तो कवक के द्वारा उत्पन्न विष को क्या कहा जाता है? एफ्लाटोसिन कहा जाता है। लाइकिन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है उन्हें कहा जाता है कवक और शैवाल। लाइकिन किनके से मिलकर बना है? कवक और शैवाल से मिलकर बना है। लाइकिन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकिन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो लिटमस हमें लाइकिन से प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कुछ पौधों में फूलों के खिलने को दिन की लंबाई और रात का तापमान नियत होता है। कुछ बहुवर्षीय पौधों में 12 से 120 वर्ष बाद एक ही फूल खिलते हैं। ऐसे पौधों में फल फूल लगना विघटनकारी प्रक्रम है क्योंकि सारी आबादी समाप्त हो जाती है और एक बीज से नया पौधा बनता है। ऐसे पौधों को मोनोकार्पिक कहा जाता है, अर्थात एक ही बार फूल खिलना और उनमें फूल खिलने की ग्रेगेरियस फूल खिलना कहते हैं। तो मतलब फूल को खिलना क्या कहा जाता है? ग्रेगेरियस फूल खिलना कहा जाता है। और पौधों को क्या कहा जाता है? मोनोकार्पिक कहा जाता है। भारत में उत्तर पूर्व भाग में मोतक
या मेलोग्ना बुम्बुसाइडस और रोथिंग बुम्बुसा टुल्डा में 48 वर्ष के बाद फूल आते हैं। फूल खिलने से चूहों में कई स्पीशीज की संख्या बढ़ जाती है। चूहे बांस के दाने खाने आते हैं और जब वे समाप्त हो जाते हैं तब वे पास में स्थित धान और मक्का की खड़ी फसलों को खाना प्रारंभ कर देते हैं, जिनसे इन फसलों की पैदावार में बहुत हानि होती है, जिसके कारण अकाल पड़ जाता है। इससे इन पौधों या क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित होता है। हम ना तो गिगेरियस फूल के खिलने के, ना ही चूहों की आबादी बढ़ने के संकेत को और ना ही बांस के समाप्त होने की मूलभूत आधार को जानते हैं। देखिए, जो पौधे 12 साल में या बहुत सालों बाद एक बार खिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोकार्पिक कहा जाता है। और उनके फूल को खिलने को क्या कहा जाता है? गिगेरियस फूल कहा जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी के कारण बनता है लाइकेन, लेकिन इस सहजीवी संबंध को कहा क्या जाता है? तो इसे कहा जाता है हैलोटिज्म। क्या कहा जाता है? हैलोटिज्म कहा जाता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? देखो, वृक्षों की छाल पर कवक भी उगता है और कवक और लाइकेन भी उगती है। तो लाइकेन जब उगती है तो इसे क्या कहा जाता है? कार्टिकोकस कहा जाता है। कोल्स, कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स कहा जाता है। और जब वृक्षों की छाल पर कवक उड़ता है तो उसे कार्टिकोकस कहा जाता है। कार्टिकोलस जब कवक उगती है और जब लाइकेन उगती है वृक्षों की छाल पे तो उसे कार्टिकोल्स कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? मतलब पूरी चट्टान खाली डली है, चट्टान को सेल कहा जाता है और उस पर जब लाइकेन उगती है तो उसे क्या कहा जाता है? सेल्सिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्सिकोल्स कहा जाता है। जापान में लोग सब्जी के रूप में किस लाइकेन को खाते हैं? तो जापान में लोग लाइकेन खाते हैं सब्जी के रूप में, जिसका नाम है एंडोकार्पन। क्या खाते हैं? एंडोकार्पन को खाते हैं सब्जी के रूप में। मिर्गी या फिर एपिलेप्सी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो एपिलेप्सी या फिर जो मिर्गी है वह मस्तिष्क की बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए हम एक लाइकेन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है परमेलिया। क्या नाम है? परमेलिया नाम है, जो कि लाइकेन है और मिर्गी की औषधि बनाई जाती है इससे। वनस्पति जगत में किसको जल थल चर कहा जाता है या फिर उभयचर कहा जाता है? तो वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? बायोफाइटा को कहा जाता है वनस्पति जगत का उभयचर। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाए जाते हैं? तो जड़ के स्थान पर मूलाभास या फिर राइजोइड्स किस में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं बायोफाइटा में। किस में पाए जाते हैं? बायोफाइटस में पाए जाते हैं। बायोटोफाइसिस में क्या सम्मिलित किया जाता है? जो बायोफाइटा होते हैं उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें लिवरवर्ट और जो मॉश होती है वह बायोफाइटा में शामिल की जाती है। बायोफाइटा क्या होते हैं? वनस्पति जगत के उभयचर कहे जाते हैं। इसमें जड़ों के स्थान पर क्या होता है? मूलाभास होता है। क्या होता है? मूलाभास होता है। बीजों की उत्पत्ति किस में उत्पन्न हुई थी? जो हमारे बीज हैं उनकी प्रकृति किस में उत्पन्न हुई थी? मतलब सबसे पहले बीज किस में उत्पन्न हुए थे? तो टेरिडोफाइटा में। किस में हुए थे? टेरिडोफाइटा में हुए थे। बीजों की प्रकृति उत्पत्ति किससे हुई है? टेरिडोफाइटा से हुई है। एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फर्न है। क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेज़ों पर सजाने के लिए रखा जाता है? जो हमारी टेबल्स होती हैं उनके ऊपर एक पौधा रखा जाता है क्योंकि वह पुनर्जीवन का गुण रखता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिलेजेनिया। क्या कहा जाता है? सिलेजेनिया, क्योंकि सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिलेजेनिया में पाया जाता है पुनर्जीवन का गुण, इसलिए उसको मेज़ों पर सजाने के लिए रखा जाता है। किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा है जीवाणु या फिर बीजाणु है जिसकी दवा में प्रयोग किया जाता है बीजाणुओं का? तो ये है लाइकोपोडियम। क्या है? लाइकोपोडियम है जिसके बीजाणु को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में हम एजोला को प्रयोग करते हैं। किसको? एजोला को प्रयोग करते हैं। और यह एक क्या है? एक जलीय फर्न है। क्या है? एक जलीय फर्न है। और मॉश और जो लिवर बट है इसको हम किस में रखते हैं? बायोफाइटा में रखते हैं। बायोफाइटा क्या है? एक उभयचर है। अब आते हैं पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेटोपाइलोकोकस नामक जीवाणु जिसके कारण गले में संक्रमण हो जाता है का अध्ययन कर रहे थे। वह इस जीवाणु की अगर माध्यम में पेस्टिडिस में वृद्धि कर रहे थे, मतलब एक टिश्यू कल्चर के द्वारा पेस्टिडिस जो होती है उसमें वृद्धि कर रहे थे। यह सामान्य अवलोकन है कि इस प्रकार के संवर्धन माध्यम पर अन्य
सूक्ष्म जीव भी उभर आते हैं। फ्लेमिंग ने हरे, नीले और कवक पेनिसिलियम नोटेटम को संवर्धन में देखा। किसको देखा? नीले हरे कवक पेनिसिलियम नोटेटम को संवर्धन में देखा। प्रायः संदूषित संवर्धनों को फेंक दिया जाता है, लेकिन फ्लेमिंग ने इस विशेष प्लेट को रख लिया। इस प्लेट में अन्य प्लेटों में उभर रही हुई संरचना कुछ भिन्न थी, क्योंकि इस प्लेट में जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो रही थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्लेट में मोल्ड के आसपास जो साफ क्षेत्र बन गया था, इसमें जीवाणु वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। अन्य जीवाणु विशेषज्ञों ने भी देखा कि मोल्ड जीवाणु की वृद्धि नहीं होने देता, लेकिन फ्लेमिंग ने इस पदार्थ का नाम पेनिसिलियम रखा, जिसकी खोज 1928 से 1929 में की गई है। और उन्होंने बताया कि पेनिसिलियम एक एंटीसेप्टिक दवा हो सकती है, जो कि पेनिसिलिन संवेदी जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। इसके बाद परीक्षणों से पता चल गया कि पेनिसिलिन मनुष्य के लिए एक उपयोगी एंटीबायोटिक बन गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पेनिसिलिन ने घायल हुए सैनिकों के संक्रमण को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार को दिया गया। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? जो क्रोमोसोम की संख्या होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो टेरिडोफाइटा में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिससे जो बीज उत्पन्न होने की प्रकृति उत्पन्न हुई है वो किससे हुई है? टेरिडोफाइटा से हुई है, और इसी में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो लगते हैं लेकिन उनके ऊपर कवर नहीं होती है और नग्न होते हैं? तो उन्हें होते हैं जिम्नोस्पर्म। किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म में होते हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो संसार के सबसे लंबे लंबे जो पौधे होते हैं वह जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है चिलगोजा को। किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। कोलेराइड जड़ें किस में पाए जाते हैं? जो कोलेराइड प्रकार की जड़ें होती हैं वह पाई जाती हैं साइकस में। किस में? साइकस में पाई जाती हैं कोलेराइड की। बिल्कुल, कोलेराइड आपने देखा होगा सर्कस में क्या होता है, वो मौत का कुआं होता है, वो कैसे तो गोल गोल होता है। तो कोलेराइड की जड़ें किस में पाई जाती हैं? साइकस में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो जो सबसे बड़ा बीजांड है वह भी साइकस में पाया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा होता है पाइनस से। किससे? पाइनस से हमें प्राप्त होता है चिलगोजा। और जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को कहा जाता है, और चिलगोजा हमें पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनता है? जो हम व्रत में खाते हैं साबूदाना, वो किससे बनता है? वह बनता है साइकस से। किससे? साइकस से। और सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है, और जो कोलेराइड जड़ें होती हैं वो भी साइकस में पाई जाती हैं। दमा खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? जो एफेड्रिन है वह हमें एफेड्रा से प्राप्त होती है, जो कि दमा खांसी के रोग में उपयोग की जाती है। एफेड्रिन हमें एफेड्रा से प्राप्त होती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है या फिर लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है? जिंको को। इसको जिंको को कहा जाता है जीवाश्म, जीवित जीवाश्म, क्योंकि भैया उसमें थोड़ी जिंक डालो और वो गो हो जाता है, जिंक गो, तो जीवित जीवाश्म कहा जाता है। विषाणु किस में वृद्धि करते हैं? तो विषाणु जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है नीले हरित शैवाल। चौपायों में एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, किसके कारण होता है? तो जो चौपाई मतलब जो जानवर होते हैं उनमें एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, तो वो होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग का कारण जीवाणु है, इसने किसने सिद्ध किया था? तो हैजा है वह जीवाणु या फिर एक बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये बताया था रॉबर्ट कोच ने। तम्बाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तम्बाकू की पत्तियां हैं उनका हम स्वाद बढ़ा देते हैं, सुगंध बढ़ा देते हैं। किसके कारण बढ़ जाती है? तो बैसिलस मेगाथेरियम माइक्रोकोकस के कारण बढ़ जाती है। जो हमारी तम्बाकू की पत्ती हैं उनकी सुगंध और स्वाद को बढ़ाने के लिए हम बैसिलस मेगाथेनियम माइक्रोकोकस का प्रयोग करते हैं। नींबू का कैंसर रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो नींबू में कैंसर रोग हो जाता मतलब कैंकर रोग हो जाता है, वह होता है जीवाणु के कारण। किस जीवाणु के कारण होता है? तो जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। किसके कारण होता है? जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे होते हैं। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट जलीय पौधे होते हैं। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।